जब कोई समुदाय किसी खास ताल पर कदम थिरकाता है तो वो बिना कोई शब्द बोले अपने इतिहास और अपनी मान्यताओं की एक पूरी किताब खोल देता है। और इस किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे हैरान करने वाला चैप्टर है वो भील जनजाति का गवरी नृत्य है। हाँ, गवरी। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। इस पर चर्चा करते हुए जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका टाइम स्केल। इसका आयोजन ये रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन से शुरू होता है और पूरे 40 दिनों तक चलता है। पूरे 40 दिन बिना रुके? मतलब आज के दौर में सोचिए, जहां लोगों के पास 8 एपिसोड की वेब सीरीज खत्म करने का सब्र नहीं होता, वहां 40 दिनों तक लगातार चलने वाला एक लाइव परफॉर्मेंस, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और एग्जाम के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गवरी सिर्फ एक नाच नहीं है, बल्कि एक पूरी धार्मिक नाटिका है जिसे भील समुदाय के पुरुष परफॉर्म करते हैं। सिर्फ पुरुष? हाँ, मुख्य रूप से ये मेवाड़ के इलाके में होता है और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। 40 दिनों तक वो अपने घरों से दूर रहते हैं, कड़े नियमों का पालन करते हैं। ये उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। और अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी बहुत दिलचस्प है। ये भगवान शिव और भस्मासुर की उस पुरानी पौराणिक कथा पर आधारित है, जहां भस्मासुर को वरदान मिलता है और वो शिव जी के ही पीछे पड़ जाता है। इसमें किरदारों के नाम भी बड़े अनोखे तरीके से रखे गए हैं। शिवजी के किरदार को इसमें पुरिया कहा जाता है, जो पूरी परफॉर्मेंस का सेंटर होता है जी। और माता पार्वती के किरदार को गौरी या राई कहते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से इस पूरे आयोजन का नाम गवरी या राई पड़ा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी नाटिका को परफॉर्म करने का तरीका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। वो कैसे? इसमें एक किरदार होता है झामटिया, जो कविता या कहानी की लाइनें बोलता है, और फिर दूसरा किरदार खटकड़िया उसे खास अंदाज में दोहराता है। अरे ये तो बिल्कुल आज के मॉडर्न म्यूजिक या हिप हॉप के जो कॉल एंड रिस्पॉन्स स्टाइल होता है उसके जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जहाँ एक लीड सिंगर कुछ गाता है और पीछे से पूरी क्राउड या कोरस उसे रिपीट करती है। तकनीक वही है। मॉडर्न म्यूजिक में ये एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन गवरी में इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण था। अच्छा। पुराने समय में जब माइक या साउंड सिस्टम नहीं होते थे, तब इस तकनीक से ये सुनिश्चित किया जाता था कि कहानी गांव के आखिरी कोने में बैठे इंसान तक भी पहुंच जाए। वाह, मतलब लॉजिक भी एकदम पक्का है। और इनके अलावा एक कुटकुड़िया नाम का किरदार भी होता है, जो सूत्रधार की तरह पूरी कहानी को पिरोता है। बाकी जितने भी कलाकार होते हैं उन्हें खेलिए कहा जाता है। खेलिए यानी खेलने वाले। हाँ, थाली और मांदल की थाप पर यह राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य है। परीक्षा की तैयारी करने वालों को ये जरूर याद रखना चाहिए कि इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं, यानी एक तरह से ये बाकी सभी लोक नाट्यों का बेस या आधार है। बहुत ही शानदार। अब भील जनजाति की बात हो रही है तो गैर नृत्य को कैसे भूल सकते हैं? गैर तो बहुत मशहूर है। ये होली के समय का एक बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है। नर्तक एक बड़े से गोल घेरे में नाचते हैं, इसलिए इसे गैर और नाचने वालों को गेरिए कहते हैं। जी। वो अपने हाथों में खांडा यानी छड़ियां रखते हैं और एक खास तरह की ड्रेस आंगी पहनते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे रोमांचक वेरिएंट मुझे लगा वो है मेनार उदयपुर की तलवारों की गैर। ओहो, तलवारों की गैर। असली तलवारों के साथ गोल घेरे में नाचना, विजुअली ये कितना स्ट्रॉन्ग लगता होगा। तलवारों की गैर असल में शौर्य और युद्ध कला का एक कलात्मक रूप है। जब ये लोग नाचते हैं तो उनके पैरों में रमझौल बंधी होती है। रमझौल? हाँ, रमझौल घुंघरों की एक बहुत चौड़ी और भारी पट्टी होती है। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए, ढोल और बांकिया बज रहे हैं, असली तलवारें हवा में लहरा रही हैं और एक साथ जमीन पर पड़ते सैकड़ों पैरों की रमझौल से जो आवाज गूंजती है, रोंगटे खड़े कर देने वाला विजुअल होगा वो। बिल्कुल, वो पूरे माहौल में एक अलग ही लेवल का एड्रेनलिन भर देती है। इसी कम्युनिटी में कुछ और नृत्य भी हैं जो मौकों के हिसाब से बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे हाथी मना नृत्य जो शादियों में होता है। हाँ, विवाह के अवसर पर खुशी का मौका है, लेकिन इसमें भी पुरुष घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए एक तरह की मॉक फाइट करते हैं। ये उनका शौर्य दिखाने का तरीका है। और एक द्विचक्री है जिसमें पुरुष और महिलाएं दो अलग अलग गोल घेरों में नाचते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्लेफुल या चंचल लगता है वो है नेजा। नेजा को तो एक तरह का खेल ही कह सकते हैं। ये होली के तीसरे दिन होता है। इसमें क्या होता है? एक लंबे से खंभे के ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है। अब गांव के पुरुषों का काम है उस खंभे पर चढ़कर नारियल उतारना और महिलाओं का काम है उन्हें रोकना। मतलब एक कंपटीशन चल रहा है। हाँ, महिलाएं अपने हाथों में छड़ियां
या कोड़े लेकर पुरुषों पर हल्की मार करती हैं ताकि वो ऊपर न चढ़ पाएं। ये कम्युनिटी के बीच की बॉन्डिंग और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये सब देखकर लगता है कि भील समुदाय के पास हर इमोशन के लिए एक अलग रिदम है। बिल्कुल। लेकिन अब जरा एक ऐसी जनजाति की तरफ चलते हैं जिनका स्टाइल एकदम अलग है, गरासिया जनजाति। गरासिया। हाँ, इनके नृत्यों की तो बात ही अलग है। इनके वालर और कूद नृत्यों की जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो ये है कि इनमें किसी भी तरह के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। बिना किसी ढोल या नगाड़े के डांस, ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल भी है और बहुत ही अनुशासित भी। जब बाहर से कोई धुन नहीं बज रही होती तो इंसान का अपना शरीर ही इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। शरीर ही इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वायलिन नृत्य में पुरुष और महिलाएं 2 अर्धवृत्त यानी हाफ सर्कल बनाते हैं और कूद नृत्य में तो पूरा फोकस तालियों की गूंज और पैरों की थाप पर होता है, बिना किसी बीट के। बिना किसी बाहरी बीट के। इतने सारे लोगों का एक साथ एक ही टाइमिंग पर ताली बजाना और कदम मिलाना, इसके लिए गजब के मानसिक तालमेल की जरूरत होती है। एक भी इंसान की बीट चूकी तो पूरी लय टूट जाएगी। ये तो एक तरह का एकॉस्टिक परफेक्शन हो गया। गरासिया कम्युनिटी के कुछ और नृत्यों का भी नोट्स में जिक्र है, जैसे लूर, मांदल, गौर और रायण। जी। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे पूरे सामाजिक स्ट्रक्चर छुपे हैं। जैसे लूर नृत्य का उदाहरण लें, ये सिर्फ कोई सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि पुराने समय में इसके जरिए शादियों के लिए रिश्ते तय किए जाते थे। सही कहा। एक तरह से ये उनका सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था। बिल्कुल सही। और जब हम नेटवर्किंग और समाज के एक जगह से दूसरी जगह जुड़ने की बात करते हैं तो कालबेलिया और कंजर जातियों का इतिहास बहुत कुछ कहता है। घुमंतु जनजातियां। हाँ, इन समुदायों का जीवन काफी घुमंतू रहा है। वो एक जगह टिककर नहीं रहे, इसलिए उनकी कलाओं में एक तरह की आजादी और खुलापन दिखता है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ग्लोबल अपील की बात करें तो कालबेलिया नृत्य का नाम तो सबसे ऊपर आता है। 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची या इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। इस ग्लोबल पहचान के पीछे गुलाबो सपेरा जैसी शानदार नृत्यांगनाओं की बहुत लंबी मेहनत रही है। गुलाबो सपेरा बहुत बड़ा नाम है। कालबेलिया मूल रूप से सपेरा समुदाय का डांस है। अगर कोई इनकी परफॉर्मेंस देखे तो काले रंग की पारंपरिक ड्रेस में जब नृत्यांगनाएं पुंगी, खंजरी और डफली की धुन पर बहुत ही तेज गति से घूमती हैं तो उनके शरीर का लचीलापन बिल्कुल एक सांप की मूवमेंट जैसा लगता है। एकदम हिप्नोटिक। हाँ, ये बहुत ही सम्मोहित करने वाला विजुअल होता है। और एग्जाम के लिए इन वाद्य यंत्रों के नाम पुंगी, खंजरी और डफली याद रखना जरूरी है। इनके नृत्यों में जीवन के कई अलग अलग रंग भी दिखते हैं। जैसे शंकरिया है जो एक युगल नृत्य है और पूरी तरह से एक लव स्टोरी पर बेस्ड है, प्रेम कहानी पर। इसके उलट पणिहारी नृत्य है। पणिहारी का मतलब है पानी लाने वाली महिलाएं। ये भी एक कपल डांस है, लेकिन ये राजस्थान की उस बहुत ही जमीनी सच्चाई से जुड़ा है जहां औरतों को पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। पानी का संघर्ष राजस्थान के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा बागड़िया और इंडोनी जैसे नृत्य भी इसी समुदाय का हिस्सा हैं, जो उनके जीवन की अलग अलग कहानियों को स्टेज पर लाते हैं। कालबेलिया नृत्यों की इस फ्लूइड और लचीली मूवमेंट से अगर हम कंजर जनजाति की तरफ जाएं तो वहां हमें एकदम अलग किस्म की एनर्जी देखने को मिलती है। कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्यों में रफ्तार और ताकत का बहुत बड़ा रोल है। उनका चक्री नृत्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हड़ौती यानी बूंदी कोटा के इलाके में बहुत मशहूर है। चक्री नृत्य वाकई में फिजिक्स का एक कमाल लगता है। कजली तीज के मौके पर जब कंजर समुदाय की अविवाहित युवतियां अपने भारी भरकम घाघरे पहनकर तेज रफ्तार से गोल गोल घूमती हैं तो वो घाघरा एक पूरी छतरी की तरह खुल जाता है। बिल्कुल। इतनी तेज गति से लगातार घूमते रहना और फिर भी अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखना, इसके लिए तो जबरदस्त स्टेमिना चाहिए। और इसी समुदाय का एक धाकड़ नृत्य है जो उनकी हिस्ट्री को सामने लाता है। धाकड़ नाम से ही काफी पावरफुल लग रहा है। कंजर समुदाय का इतिहास काफी लड़ाका और योद्धाओं वाला रहा है। धाकड़ नृत्य हथियारों के साथ किया जाता है, जिसमें उनकी युद्ध कला और आक्रामकता झलकती है। हड़ौती इलाके में ही होने वाला लाठी नृत्य भी इसी तरह के शौर्य का प्रदर्शन है। अब तक हमने देखा कि नृत्य कैसे धर्म, युद्ध और प्रेम को दर्शाते हैं, लेकिन इन सब के अलावा लोक कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रकृति और इंसान के रोजमर्रा के काम से इंस्पायर्ड होता है। प्रकृति से जुड़ाव तो बहुत गहरा है। सहरिया जनजाति को ही देख लीजिए।
उनके नृत्यों में जंगल और उनके आसपास के माहौल की साफ झलक मिलती है। उनका शिकारी नृत्य कोई बनी बनाई कोरियोग्राफी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उनके शिकार करने के तरीके, जानवरों की चाल और जंगल में छुपने की टेक्निक को एक आर्ट फॉर्म में बदल देता है। और उसी सहरिया समुदाय का झेला नृत्य है, जो फसल पकने की खुशी में किया जाता है। झेला नृत्य? हाँ, जब कई महीनों की मेहनत के बाद खेत में फसल तैयार होती है, तो वो जो रिलीफ और खुशी होती है, वो नेचुरली उनके कदमों की लय में आ जाती है। इसी तरह कथौड़ी जनजाति है, जो जंगलों पर काफी निर्भर रहती है। जी। उनके होली और मावलिया नृत्य भी उनके प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जुड़े हैं। रोजमर्रा के जीवन से कला कैसे बनती है, इसका एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है गुज्जर जाति का चरी नृत्य। चरी नृत्य बहुत ही मशहूर है। यह राजस्थान के उस संघर्ष की कहानी कहता है जो पानी को लेकर हमेशा से रहा है। महिलाएं पानी लाने के लिए सिर पर बर्तन या चरी रखकर मीलों दूर जाती थी। उसी संघर्ष को उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस में बदल दिया। बिल्कुल। नृत्यांगनाएं सिर पर एक के ऊपर एक कई चरी रखती हैं और सबसे ऊपर वाले बर्तन में कपास के बीज जल रहे होते हैं। सोचिए, सिर पे आग जल रही है, नीचे कई बर्तनों का बैलेंस है, और उस अवस्था में वो चेहरे पर बिना किसी तनाव के बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से डांस करती हैं। कमाल का बैलेंस है। ये संतुलन का एक परफेक्ट मास्टर क्लास है। इसी तरह मेवात इलाके में मेव जाति के रतवई और रणबाजा नृत्य हैं, जो उनकी लोकल संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। इन सब के बीच मुझे नट जाति के कठपुतली नृत्य ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कठपुतली को लेकर लोगों में बहुत गलतफहमी है। हाँ, अक्सर लोग कठपुतली या पपेट शो को बच्चों का खेल मान लेते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो नट जाति ने पीढ़ियों से इस कला का इस्तेमाल समाज की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाने के लिए किया है। ये बहुत अहम पॉइंट है। इतिहास में कई बार ऐसा होता था कि आम इंसान सीधे तौर पर सत्ता या राजा की आलोचना नहीं कर सकता था। डर का माहौल रहता था। ऐसे में कठपुतलियां एक आवाज बन जाती थीं। लकड़ी की उन गुड़ियों के जरिए नट कलाकार वो सब कह जाते थे जो एक आम आदमी कहने से डरता था। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल और सोशल टूल रहा है। व्यंग करने का सबसे सुरक्षित तरीका? बिल्कुल। इसके अलावा पाबूजी के भक्तों का थाली नृत्य और वागड़ इलाके का राड़ नृत्य भी इस फोक आर्ट के बहुत अहम हिस्से हैं। ये सब तो ही लोक कला या फोक आर्ट की बात, लेकिन राजस्थान की धरती ने शास्त्रीय कला या क्लासिकल आर्ट की दुनिया को भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, कत्थक। कत्थक राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। जयपुर घराने को कत्थक का सबसे आदिम या सबसे पुराना घराना माना जाता है। सबसे पुराना? हाँ, इसकी शुरुआत भानुजी महाराज ने की थी। बाद में लखनऊ और बनारस घराने भी आए, लेकिन जयपुर घराने की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है उसका तेज फुटवर्क या पैरों का काम और वीर रस की प्रधानता। इसमें बहुत तेजी से चक्कर लिए जाते हैं जो देखने में एकदम अचंभित कर देते हैं। पंडित बिरजू महाराज जैसे लेजेंड्स ने कत्थक को इंटरनेशनल स्टेज पर जो मुकाम दिलाया वो बेमिसाल है। बिल्कुल। उनके साथ साथ प्रेरणा श्रीमाली जैसे कलाकारों ने भी इस परंपरा को बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ाया है। फोक और क्लासिकल के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है जो समय के साथ अपनी एक अलग ही जगह बना चुकी है। तीसरी कैटेगरी? इसे हम व्यावसायिक नृत्य या कमर्शियल डांस कहते हैं। भवाए, कच्ची घोड़ी और तेरह ताली इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, जो आजीविका के लिए किए जाते हैं। हाँ, ये नृत्य मूल रूप से आजीविका कमाने के लिए ही विकसित हुए थे, इसलिए इनमें दर्शकों को बांधे रखने के लिए गजब के शारीरिक कर्तव्य शामिल किए गए। भवाई नृत्य को ही ले लिए, सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, और वो भी किसी साधारण जमीन पर नहीं बल्कि कांच के टुकड़ों पर या तलवार की नंगी धार पर। वो संतुलन और निडरता देखना अद्भुत होता है। और 13 ताली भी कम हैरान करने वाला नहीं है। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 13 मंजीरे बंधे होते हैं। जी। कलाकार उन्हें बजाते हुए मुंह में तलवार दबाकर नाचते हैं। ये मल्टीटास्किंग और फिजिकल कंट्रोल की चरम सीमा है। इन कलाकारों की जो सालों की ट्रेनिंग होती है वो स्टेज पर साफ दिखाई देती है।